नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अब और नहीं, जिसे लिखा है सुभाष नीरव जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोज रात 11-11 बजे तक बत्ती जलती है। बिल ज्यादा नहीं आएगा तो क्या कम आएगा? यह बात उन्हें सुनाने के लिए ही कही गई थी। जानबूझकर वॉल्यूम भी तेज रखा गया था ताकि बात उनके बूढ़े कानों में घुस सके। मजबूरन लाला हरदेव प्रसाद को गीता का गुटखा बंद कर देना पड़ा। चश्मा उतारकर उन्होंने एक ओर रखा और घड़ी की ओर देखा। 9:10 हो रहे थे रात के। उठकर उन्होंने अपना बिस्तर ठीक किया। छुटका उन्हीं के साथ सोया करता है। बहुत छोटा था तो जिद करके साथ सोता था। दादाजी के साथ सोऊंगा। कितना अच्छा लगता था उन्हें जब वह अपनी तोतली जुबान में ऐसा कहता था। लेकिन अब उसे जबरदस्ती सुलाया जाता है। सारी रात पेट पर उसकी टांगे दनादन पड़ती हैं। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर सोता है कि बेचारे करवट भी ढंग से नहीं बदल पाते। कभी कभी तो बिस्तर भी गीला कर देता है। छुटके को सीधी तरह लिटाकर उन्होंने बत्ती बुझाई और बिस्तर में घुस गए। आंखें मूंदकर सोने का प्रयास करने लगे। पर नींद नींद इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? शुरू से ही रात में देर तक सोने और सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर छोड़ देने की आदत रही है उनकी। उन्हें याद आते हैं वे दिन जब पार्वती जीवित थी। सुबह उठकर सबसे पहले शौच जाया करते, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करते। इतने में दूध के वक्त हो जाता। वह बर्तन उठाकर दूध लेने चले जाते। रास्ते में खान साहब मिलते तो उनसे बिजनेस के बारे में बतियाने लगते। अगर शर्मा जी दिख पड़ते तो उनकी नेतागिरी के हालचाल पूछने लगते। यही वक्त होता था उनके लिए गली मोहल्ले वालों से उनकी खैर खबर पूछने का। वहां से लौटते तो पार्वती चाय का पानी चढ़ा चुकी होती। जब मोहन नहीं हुआ था वह अपने को इधर उधर के कामों में उलझाए रखते या पार्वती के काम में हाथ बटाते। मोहन हुआ तो जैसे उन्हें खिलौना मिल गया। कभी उसको बाजुओं में लेकर उछालते और कभी घोड़ा बनकर उसे हंसाते। और इस तरह कब 9 बज जाते पता ही न चलता। मोहन जब स्कूल जाने लगा तो वह रोज सुबह 1-1.5 घंटा उसे अपने पास बिठाकर पढ़ाते। बीच बीच में उसे पाठ याद करने को कह अपनी साइकिल की सफाई भी कर देते। दोनों पहियों की हवा देखते और ठीक 9 बजे घर छोड़ देते। वह कभी दफ्तर लेट नहीं पहुंचते थे। हमेशा आधा पौना घंटा पहले ही पहुंचकर फाइलों को देख दाख कर तैयार कर लेते और साहब के आते ही उनके हस्ताक्षर योग्य फाइलें उठाकर उनके केबिन में घुस जाते। अपने काम में उन्होंने कभी गलती नहीं की थी और पूरी सर्विस में किसी अफसर से झाड़ भी नहीं खाई थी। लाला हरदेव प्रसाद ने अब रिटायर क्या हुए, लगता है उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया एकदम से। उपहास और उपेक्षापूर्ण दृष्टियों के बीच वह महसूस किया करते हैं जैसे वह कोई फालतू सी चीज हो। उनके हंसने खेलने वाले बच्चे अब उनके पास तक नहीं फटकते। क्यों फटके? टॉफी खरीद कर देने लायक पैसे भी उनके पास नहीं होते। यार दोस्त, जल्दी में हूँ कहकर कन्नी काट जाते हैं, क्योंकि उनको बिठाकर एक प्याला चाय पिलाने की अब उनकी हैसियत नहीं है। पेंशन के जो रुपए मिलते हैं वे भी अपने नहीं हैं, सब बहू को दे देने पड़ते हैं। उन्हें रुपयों की क्या जरूरत? बेटे के उतरे जूते चप्पल और कपड़े पहनने को मिल जाते हैं। 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती है। फिर इस बुढ़ापे में रुपयों की क्या जरूरत? बगल के कमरे में अभी भी बत्ती जल रही थी। बहू और बेटे में हो रही खुसर फुसर को उनके बूढ़े कान पकड़ नहीं पा रहे थे। एक बारगी उनकी इच्छा घड़ी देखने को हुई, पर उन्होंने अपनी इस इच्छा को मन ही मन दबा लिया। एकाएक छुटके ने टांगे चलानी आरंभ कर दी। कभी कभी तो इतनी जोर से टांगे मारता कि पेट में दर्द हो उठता। उन्होंने लेटे लेटे ही उसे सीधा किया। तबीयत ठीक न होने की वजह से आजकल सुबह जल्दी उठने का मन नहीं होता, पर फिर भी उठना पड़ता है। दूध भी वही लाते हैं। पाजामा कमीज और कभी कभी चादर मिली तो ओढ़कर चल दिया करते हैं वह दूध लेने। कई बार सोचा कि अब की बार पेंशन के पैसे मिलने पर एक पूरी बाजू का स्वेटर बनवाएंगे या एक गर्म चादर ही खरीद लेंगे।
पर ये बात कभी सोच से आगे बढ़ ही नहीं पाई। मोहन ने जब नया सूट बनवाया तो उसने पुरानी पैंट को पहनना ही छोड़ दिया, यूं ही बेकार पड़ी थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, तुम्हारी पैंट है, तुम नहीं पहनते, वैसे भी बेकार ही पड़ी है, मैं ही पहन लिया करूं क्या। इतना कहते हुए उन्होंने महसूस किया कि जैसे आवाज गले से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही और वह उसे जबरदस्ती बाहर धकेल रहे हैं। पूरे समय नजरें भी झुकी सी रही, जैसे वह भीख मांग रहे हों। एक बार की तो अपने ऊपर झुंझलाहट भी पैदा हुई। क्या जरूरत थी कहने की, बेटे को खुद नहीं दिखता। बेटे ने मना तो नहीं किया था, पर बात बहू पर डाल दी थी और साथ में ये भी कहा था, सुधा से कहना सिल देगी, कहीं कहीं से फटी हुई है। कुछ दिन तो वे चुप रहे और जब बहू से कहा तो कभी फुर्सत नहीं है, कभी धागा नहीं है, सिलूं कैसे, टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह सुनने को मिला और इसके बाद उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वही पैंट कुछ और पुराने उतरे हुए कपड़ों के साथ बहू ने बर्तन बेचने वाली को दे दी और उसके बदले में 3-4 अच्छे अच्छे बर्तन ले लिए। अच्छा होता यह सब उनकी आंखों के सामने ना होता, तो कम से कम यह दर्द जो इस क्षण उनको भीतर तक चीरता चला गया महसूस तो ना होता। एक क्षण को तो उन्हें रोना सा आ गया। उनकी कीमत रिटायर हो जाने के बाद बर्तनों से भी गई बीती है। एकाएक हड़बड़ाकर उन्हें उठना पड़ा। उठकर बत्ती जलाई। छुटके ने पेशाब कर दिया था। नीचे का गद्दा बुरी तरह से भीग गया था। सुलाने से पहले वह छुटके को पेशाब करा लेते हैं, फिर भी कोई भरोसा नहीं। अब सारी रात गीले बिस्तर पर लेटो, सो, दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। उन्होंने छुटके को उठाकर कंधे से लगाया, नीचे का गद्दा पलट कर बिछाया। गद्दा पलटने के बाद भी गीला लग रहा था। आखिर उसी पर लेटना था, सो लेट गए। नींद तो वैसे भी कोसों दूर थी आंखों से, अब कुछ और दूर चली गई। कुछ देर यूं ही करवटें बदलते रहे। जब नहीं रहा गया, उठकर बत्ती जलाई और गैलरी में जाकर कुछ ढूंढने लगे। वहीं कहीं ढूंढने पर एक टाट का टुकड़ा मिल ही गया। उन्होंने उस टाट के टुकड़े को गीले हिस्से पर बिछाया और बत्ती बुझाकर लेट गए। सुबह उठे तो बदन का जोर जोर दर्द कर रहा था। हल्का हल्का बुखार सा भी महसूस कर रहे थे। उठकर दूध लाने का मन तो नहीं किया उनका, लेकिन वह अपने मन की कर ही कहाँ पाते हैं आजकल। मजबूरन उठना पड़ा। बाहर आंगन में धूप आ जाने पर चारपाई बिछाकर वह लेट गए। गर्मा गर्म चाय की तलब हो रही थी, पर चाय, और वो भी मोहन के ऑफिस जाने से पहले, आज तक तो नहीं हुआ। सामने वाली गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग आ जा रहे थे। उन्होंने लेटे लेटे ही आते जाते लोगों को देखा। सभी इसी मोहल्ले में या आसपास रहने वाले लोग हैं। एकाएक उनकी नजरें आते जाते लोगों में कुछ खोजने लगी। कहीं कोई परिचित चेहरा निकल आए और पास से गुजरते हुए पूछ बैठे, क्यों लाला जी, कैसे लेटे हैं, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। और वह अपने दुख को बताकर हल्का कर ले। पर ऐसा नसीब कहाँ, ढूंढने पर भी कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया। यह वह मोहल्ला था जिससे उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ था। एक समय वो भी था जब पूरा मोहल्ला उनके अपने घर सा हुआ करता था। आते जाते छोटे बड़े सभी से बतियाना, उनकी खैर खबर पूछना उनकी आदत थी। पड़ोस की रज्जी ताई हो या मियाँ गब्बन, स्कूल की मास्टरनी सिन्हा हो या डेयरी वाले दुबे जी, कोई भी नहीं बच पाता था उनकी गिरफ्त से। घड़ी दो घड़ी खड़े खड़े बातें कर ही लिया करते थे। गोकुल दास तो अक्सर अपना रोना रोया करता था उनके आगे। क्या बताऊं लाला जी, इस जिंदगी से तो अच्छा है भगवान उठा दे। क्यों भाई, क्या हुआ, वह उत्सुकता से पूछते। अब एक दुख हो तो बताऊं, रिटायर क्या हुआ, कोई इज्जत ही नहीं रही। नौकरों की तरह घर का सारा काम करो और बात बात पर उनकी बातें भी सुनो। ना मन का खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। गोकुलदास रुआंसे से हो उठते। इस पर लाला हरदेव प्रसाद मुस्कुराते हुए कहते, गोकुलदास जी, आपने जिंदगी भर ऐश की, अब बेटे बहू को भी करने दो। वैसे बुढ़ापे में तुम जरा जरा सी बात पर इतना मत सोचा करो। जैसा मिल जाए खा लिया करो और बैठकर भगवान का नाम जपा करो। मस्त रहा करो, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया करो, समझे। रही काम की बात, अरे भाई,
कुछ ना कुछ करते रहोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, खाली पड़े पड़े तो रोग ही लग जाएगा। पर आज जब गोकुलदास की याद आती है तो वह मन ही मन कह उठते हैं, गोकुलदास, तुम्हें झूठी तसल्ली देने वाला मुझ जैसा तो था मोहल्ले में, मगर मुझे तो तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं है। मोहन के ऑफिस चले जाने पर बहू जब चाय लाई तो उनका जी चाहा कहें, देखना बहू, कोई बुखार की गोली पड़ी तो नहीं है, आज तबीयत कुछ खराब है। पर वह ऐसा चाह कर भी ना कह पाए। एकाएक उन्हें याद आया, कल शाम ही तो बहू ने कहा था कि राशन की दुकान पर गेहूं और चावल आया है, कल जाकर ले आना। अब अगर वो अपनी तबीयत का रोना रोएंगे तो बहू को 4 बातें सुनाने का मौका मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में बहू ने थैला और राशन कार्ड थमा दिया, साथ में रुपए भी, पूरे सूरे, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। वह जानते हैं बहू ने गिन गिन कर पूरे सूरे पैसे क्यों दिए हैं। ज्यादा देगी तो बुढ़ा खर्च करेगा। अभी पीछे ही तो बहू ने 10 का नोट मिट्टी का तेल लाने को दिया था। बचे हुए पैसों में से उन्होंने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे। कई दिनों से दाढ़ी बढ़ रही थी, सोचा बाजार आए हैं तो बनवा लेते हैं, पर उन थोड़े से पैसों के लिए उन्हें सुनना पड़ा था। घर में शेविंग का सारा सामान किस लिए रखा है, यहीं क्यों नहीं कर लिया करते, बाहर बेकार के पैसे दे आते हैं। 40 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, पूरा 45 किलो का बोझा ढोकर लाना होगा एक मील से, और शरीर है कि पैदल चलने को तैयार ही नहीं है। दुकान पर पहुंचकर भीड़ देखते ही लाला हरदेव प्रसाद की हिम्मत पस्त हो गई। लाइन में लगे तो ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ गया, हार कर वहीं बैठ गए। सहसा पीछे से जबरदस्त धक्का आया और पीछे की सारी भीड़ उन पर गिर पड़ी। लाइन टूट गई और वह लाइन से बाहर जा पड़े। दोबारा अपनी जगह लेने लगे तो हल्ला मच गया, ये बुढ़े कहाँ से घुस रहा है, चल पीछे जा। वह गिड़गिड़ाए, अपनी सफाई पेश की। कुछ लोगों के कहने पर वह फिर से अपनी जगह पा सके। जिस समय राशन लेकर निकले सूरज सिर के ऊपर पहुंच चुका था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ चाय पीकर ही निकले थे, इसलिए लग रहा था जैसे शरीर में जान ही ना रही हो। जैसे तैसे बोझा बांधकर किसी से सिर पर रखवाया और चल दिए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हिम्मत जवाब दे गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कदम आगे बढ़ाते तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे में पांव रख रहे हों। इससे पहले कि चकराकर गिर पड़े, उन्होंने बोझा एक और पटका और धम से नीचे बैठ गए। काफी देर हांफते रहे, दोनों हाथों से सिर को थामे नीचे जमीन की ओर आंखें किए रहे। सांसें कुछ सामान्य हुई, उन्हें गोकुलदास की याद हो आई अकस्मात। गोकुलदास की एक एक बात उनके दिमाग में दौड़ने लगी। उसकी हर बात सही और सत्य प्रतीत होने लगी। अगर आज गोकुलदास जीवित होते तो वह उससे जरूर कहते, गोकुलदास तुम सच कहते थे, बिल्कुल सच। एकाएक उन्हें स्वयं पर गुस्सा हो आया। आखिर उन्होंने स्वयं को इतनी दयनीय स्थिति में लाकर क्यों खड़ा किया है? क्यों वह चुपचाप सह जाते हैं सब कुछ? क्यों नहीं करते प्रतिरोध? अपनी इस नारकीय स्थिति के लिए वह कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है। आखिर वह भी हार्ड मास के बने हैं, उन्हें भी सुख दुख की अनुभूति होती है। वह बहू से कह सकते थे, तबीयत खराब है, छुट्टी वाले दिन स्वयं मोहन ले आएगा, या फिर रिक्शा के पैसों दे दो, मैं ले आऊंगा। इसमें झिझक की क्या बात थी? सहने की भी एक सीमा होती है। कुछ देर वहीं बैठे बैठे बुदबुदाते रहे गुस्से में। एकाएक उनकी नजर सामने से आती हुई खाली रिक्शा पर गई। उन्होंने एकदम से निर्णय लिया और हाथ देकर रिक्शा रुकवाया। B1 चलोगे? चलेंगे। बोझे को रिक्शा में रखते हुए रिक्शा वाला बोला, 5 रुपए होगा? हाँ हाँ दिला देंगे, तुम चलो तो। झल्लाए हुए स्वर में उन्होंने कहा और रिक्शा में बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।